आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की जब तीन महान शक्तियां एक दूसरे से टकराएं। लेकिन ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे जबरदस्त संघर्ष की कहानी है जिसने भारत की कला और संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या जंग और कला एक साथ पनप सकते हैं? ये एक अजीब सवाल लगता है ना? पर यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। एक ऐसा जमाना जहां एक तरफ तलवारें टकरा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कला के ऐसे शाहकार घड़े जा रहे थे जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सिंध पर हुए एक बड़े हमले से। ये कोई मामूली हमला नहीं था। ये वो घटना थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में ताकत का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। तो आखिर ये हमला हुआ क्यों? इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि चार बड़ी वजहें थीं। पहली, सिंध की बेहिसाब दौलत को लूटना। दूसरी, वहां के अमीर बंदरगाहों पर कब्जा करना। तीसरी वजह थी इस्लाम का प्रसार करना। और चौथी और शायद सबसे तात्कालिक वजह थी बदला लेना। उन समुद्री लुटेरों को सबक सिखाना जिन्हें रोकने में वहां का राजा नाकाम रहा था। इन्हीं वजहों से मोहम्मद बिन कासिम की सेना सिंध की तरफ बढ़ चली। उनका पहला निशाना बना देवल का बंदरगाह और बस यहीं से राजा दाहिर के साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। और ये सब हुआ बिजली की रफ्तार से। सोचिए, 712 ईस्वी में नेरून और सहवान पर कब्जा हुआ। उसी साल रावर में राजा दाहिर हार गए और अगले ही साल तक ब्रह्माबाद, अरोड़ और मुल्तान जैसे बड़े शहर भी उनके कंट्रोल में आ चुके थे। इस तेजी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सिंध पर इस आक्रमण का असर ये हुआ कि उत्तर भारत में अचानक एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक खालीपन सा बन गया। और इस खाली सिंहासन को भरने के लिए भारत की तीन बड़ी ताकतों के बीच एक महासंघर्ष शुरू हुआ जो लगभग एक सदी तक चला। और इस संघर्ष का इनाम था कन्नौज शहर। इतिहास में इसी जबरदस्त लड़ाई को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया है। ये तीन राजवंशों के बीच वर्चस्व की एक ऐसी जंग थी जो अगली एक सदी तक चलनी थी। और यही हमारी कहानी का अगला और सबसे अहम हिस्सा है। तो कौन थे वो तीन बड़े खिलाड़ी जो उत्तर भारत पर राज करने का सपना देख रहे थे? चलिए एक एक करके इन तीनों ताकतवर राजवंशों से मिलते हैं। सबसे पहले मैदान में थे पाल वंश। ये पूर्वी भारत से आते थे, मतलब आज के बिहार और बंगाल के इलाके से। और ये अपनी मिलिट्री से ज्यादा अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक ताकत के लिए जाने जाते थे। पाल वंश की नींव 750 ईस्वी के आसपास गोपाल नाम के एक शासक ने रखी थी। लेकिन धर्मपाल और देवपाल जैसे राजाओं ने इस साम्राज्य को बिहार से लेकर असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक फैला दिया था। देखिए, पालों की ताकत सिर्फ उनकी विशाल सेना नहीं थी, जिसका जिक्र अरब के एक व्यापारी सुलेमान ने भी किया है। उनकी असली ताकत थी ज्ञान में। वे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे और उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज को दुनिया का नॉलेज हब बना दिया था। तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक उनके गहरे रिश्ते थे और उन्होंने ताड़ के पत्तों पर मिनिएचर पेंटिंग की एक ऐसी स्टाइल शुरू की जिसने पूरी एशियाई कला पर अपनी छाप छोड़ी। अब आते हैं दूसरे दावेदार पर, प्रतिहार। ये पश्चिमी भारत के शासक थे और इन्हें पश्चिमी सीमाओं का रक्षक भी कहा जाता था। इनकी सबसे बड़ी पहचान थी इनकी जबरदस्त सैन्य ताकत। प्रतिहारों में सबसे महान शासक हुए मेहर भोज और उनके बाद महेंद्रपाल प्रथम भी एक बहुत अहम राजा थे। इनका राज राजस्थान, मालवा और ऊपरी गंगा घाटी के बड़े इलाकों पर फैला हुआ था। प्रतिहारों की पावर का राज था उनकी बेहतरीन घुड़सवार सेना, जिसके लिए वे ठेठ सेंट्रल एशिया और अरब से घोड़े मंगवाते थे। अल मसूदी नाम के एक यात्री ने भी उनकी विशाल सेना का जिक्र किया है। ये राजा विष्णु के भक्त थे और उनके दरबार में राजशेखर जैसे महान विद्वान थे जो संस्कृत साहित्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। और अब हमारे तीसरे और आखिरी प्रतियोगी जो दक्षिण से आए थे, राष्ट्रकूट। ये इस शाही संग्राम में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह थे जो दक्षिण से आकर सीधे उत्तर भारत की राजनीति में हलचल मचा रहे थे। इस वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने और उनकी राजधानी थी मान्यखेत या मालखेड़। गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष को उनके सबसे महान शासकों में गिना जाता है। राष्ट्रकूट सही मायनों में हरफन मौला थे। वे एक ही वक्त में उत्तर में प्रतिहारों से और दक्षिण में चोलों से लड़ रहे थे।
लेकिन साथ ही वे ब्राह्मणवाद और कन्नड़ भाषा दोनों को बढ़ावा दे रहे थे। उनके एक राजा अमोघवर्ष तो खुद कन्नड़ के एक महान लेखक थे। पर उनकी सबसे बड़ी विरासत है उनकी लाजवाब मंदिर वास्तुकला, जिसने आर्किटेक्चर के सारे नियम ही बदल दिए। तो सवाल यह है कि इस लगातार चलने वाली लड़ाई का नतीजा क्या हुआ, और जवाब हैरान करने वाला है। इसी संघर्ष और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से एक शानदार सांस्कृतिक स्वर्ण युग पैदा हुआ। ये एक ऐसा दौर था जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ जंग के लिए तैयार विशाल सेनाएं थीं, तो दूसरी तरफ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान की रोशनी फैला रहे थे। एक तरफ जमीन के लिए खूनी लड़ाइयां हो रही थीं, तो दूसरी तरफ चट्टानों को तराश कर भव्य मंदिर बनाए जा रहे थे। और इस अजीब से मेल का सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण हमें राष्ट्रकूटों से मिलता है। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी इंजीनियरिंग और कला का एक चमत्कार माना जाता है। यह है एलोरा का कैलाश मंदिर। सोचिए, इसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर और तराश कर बनाया गया है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये राजा कृष्ण प्रथम के दौर की ताकत और कलात्मक सोच का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? ये संघर्ष इतना जरूरी क्यों था? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है। तीन राजवंश जो सदियों तक एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन वे सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़ रहे थे। वे कला, संस्कृति और ज्ञान के मैदान में भी एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे थे। हर नया मंदिर, हर नई कविता, हर यूनिवर्सिटी अपनी ताकत और श्रेष्ठता साबित करने का एक जरिया थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या महान चीजें बनाने के लिए शांति और सुकून जरूरी हैं, या फिर ये कंपटीशन, ये टकराव ही है जो इंसानों से उनकी सबसे बेहतरीन चीजें करवाता है? इस कहानी को देखकर तो यही लगता है कि कभी-कभी सबसे बड़े टकराव से ही सबसे खूबसूरत चीजें जन्म लेती हैं। सोचने वाली बात है ना?